Hello student, welcome back. My name is Ravi Singh Rathod and you are watching Intensive Tutorial. Today we are going to discuss an important topic that is related to vapor pressure of liquid solution, and today we are going to discuss an important topic that is Raoult's law. Because ये जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके नीट या जेईई प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे काफी सारे क्वेश्चन से कवर करता है और हर एग्जाम के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। बात करते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट उसी की बात कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने कंटेनर एज्यूम किया है, ठीक है, एक कंटेनर मान लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने लिक्विड फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? लिक्विड। ये जब सॉल्यूशन अंदर इसमें फिल कर रखा, अगर इस सॉल्यूशन को मान लो अगर इसको गर्म किया जाएगा तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन ये वेपर में कन्वर्ट होके इवेपोरेट होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लो ये जो कंटेनर वेसल हमने काम में लिया, अगर ये ओपन कंटेनर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सारी वेपर्स बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस कंटेनर का ऊपर क्या लगा दिया, कंटेनर के ऊपर इसके ढक्कन लगा दिया, फिर इसको एक क्लोज कंटेनर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो वेपर्स यहाँ जाएगी, यहाँ से निकल के वेपर्स जाएगी इस तरफ, यहाँ से टकरा के वापस कहाँ चली जाएगी, अंदर, और वापस ये क्या हो जाएगी आपके वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ से लिक्विड से वेपर, वेपर से अगेन लिक्विड। तो ये जो दो प्रोसेस आते हैं, तो इसी प्रोसेस के अंदर आपका वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो पहले देखो दो प्रोसेस थे, एक तो लिक्विड की जितना भी सोल्यूशन का जो लिक्विड सोल्यूशन था, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वेपर के अंदर, इस प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? वेपोराइजेशन, ठीक है। और दूसरा वेपोराइजेशन के साथ में एक और प्रोसेस हमारा इसमें कंटिन्यू साथ में चल रहा है, वो दूसरा क्या है, जो वेपर्स आपके ऊपर जाएगी वो वापस जब लिक्विड सरफेस पे आती है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है इसको? कंडेंसेशन। तो अगर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस एक साथ रहे, मतलब आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उस कंडीशन में यहाँ जो वेपर्स आपके जा रहे हैं, इन वेपर्स के थ्रू इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर या फिर इस सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी क्लोज कंटेनर की बात करें, उसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ, वो सॉल्यूशन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, उस वेपर के थ्रू उस सरफेस की जो सॉलिड सरफेस सॉल्यूशन जो दे रखा है, उस सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जितना आपके प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उस वेपर के थ्रू, वही आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, प्रेशर applied by vapors at the surface of liquid solution in equilibrium condition। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डेफिनेशन, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये कंडीशन आती है आपकी किसके लिए, वेपर प्रेशर के, अगर मान लो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा, इसको हटा देते, इसका काम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो डिस्कस कर लेते हैं।
सिंपल सी टर्म की बात करें, अगर देखो एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, फिर अब इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने सिंपल सा कंटेनर ले लिया, फिर से वही, ठीक है। अब क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले अगर देखो मुझे कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, इस सॉल्यूशन में क्या क्या ऐड होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीजें ऐड होगी इसके अंदर। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मुझे इसके अंदर ऐड करना है, मतलब सॉल्यूशन अगर मुझे इस कंटेनर में भरना है, तो उसमें मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करूंगा। अगर मेरा सोल्यूट किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट किस नेचर का है, वोलेटाइल। सिर्फ एक जनरल एग्जांपल की बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल, सोल्यूट किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, और सोल्यूट कैसे नेचर का है, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है आपके जो इवेपोरेट नहीं होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। वोलेटाइल वो होगा जो आपके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब सोल्वेंट का नेचर कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है, सोल्यूट का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल हो गया। अब जब हम बात करें प्योर सोल्वेंट की, अगर जब तक हमने सोल्यूट नहीं मिला है, तब तक तो क्या होगा, इसको हम इजी वे में वेपराइज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, वोलेटाइल नेचर का। लेकिन जब इसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाएगा, नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट अगर ऐड कर दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे जब सरफेस पे इकट्ठा हो गया, तो ये जो नीचे वाले सोल्वेंट देखा, अगर ये बाहर जाना चाहता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, तो कहीं न कहीं ये जो एक तरह से बीच में जो लेयर बनी है, बैरियर का काम करेगी। ये इसको क्या करेगी, इसको बोले मतलब वेपराइज होने नहीं देगी, बीच में इसको रोकने की कोशिश करेगी। इस वजह से क्या होगा, ओवरऑल अगर मान लो पूरा एक सोल्यूशन बनाया जाए, मतलब इस सोल्यूट को इसके अंदर सोल्वेंट के अंदर मिक्स करो तो सोल्यूशन बन गया, तो इस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, आपके जो भी आपका यहाँ पे वेपराइजेशन जब भी देखा जाता है, इसमें वेपराइजेशन का क्या होता है, वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। क्यों, क्योंकि वेपर जो यहाँ से बाहर निकल के एक लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रही थी, वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वेपर्स आपके बनेगी नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, लेयर सॉलिड की लेयर बना दी हमने, जो कैसे नेचर का है, नॉन वोलेटाइल। तो ओवरऑल क्या होता है यहाँ पर, कंप्लीटली पूरे सिस्टम में अगर एक सॉल्यूशन की बात करें जिसमें सोल्यूट किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल, और सोल्वेंट किस नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है, अगर उस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें ओवरऑल एक प्रॉपर या प्योर सोल्वेंट की तुलना में, कंपैरिजन में, इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, आपके वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाती है वो मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, when a non-volatile solute added to the pure solvent वोलेटाइल नेचर का ही होगा आपके, ठीक है ना, सोल्वेंट की बात कर रहे हैं, वोलेटाइल नेचर हो गया इसका, प्योर सोल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज less than the pure solvent. This decrement in pressure is defined as lowering in vapor. ओके, तो ये आपके सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सिंपल सा मीन, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट प्योर सोल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इस फिनोमेना को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, अगर एक प्योर सोल्वेंट की बात करें, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नोट। पी नोट का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये मैंने फर्स्ट कंसिडरेशन माना है। सेकंड मान लो ओवरऑल वेपर प्रेशर मान लिया जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी। तो अपने पास में देखो दो कंडीशन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नोट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। पी नोट आपकी वैल्यू ज्यादा है, उसमें से आप माइनस करोगे पी को, तो ये आपके पास में एक टर्म आ जाती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी। ठीक है, डायग्राम अगर मेंशन करना चाहो तो सिंपल सा कंटेनर बना सकते हो इसमें। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। और यहाँ पर आप सरफेस पे ये शो कर सकते हैं, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का क्या है, सॉल्यूट। नीचे क्या आपका ये सॉल्वेंट, और ओवरऑल ये पूरा क्या है, कंप्लीट इन दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। अब ये टर्म हमारे काम आएगी राउट लो में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा क्या है, राउट लो। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो मेन टॉपिक आज का जो है राउट लो। Now the next point is Raoult's law. Basically, it's a very important topic for your board examination as well as your some other exam like NEET, JEE. So, अगर आप इस टॉपिक को स्किप करते तो काफी मतलब कुछ चीजें आपके एग्जाम में भी स्किप हो जाती है। तो ये काफी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ढंग से आप देखने की कोशिश करें, इसको ढंग से समझने की कोशिश करें। अब बेसिकली जब भी हम राउल्ट लॉ की बात करते हैं, ये दो केस में डिस्कस किया जाता है। पहला, अगर मैं बात करूं किसी सॉल्यूशन की, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर अगर देखो सॉल्वेंट जो आप काम में ले रहे हो वो प्योर होता है, हमेशा आपको प्योर सॉल्वेंट ही काम में लेना, जो मतलब वोलेटाइल नेचर का ही होगा। बट अगर आप इसमें सोल्यूट किस किस नेचर का लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपके दो केस बनते हैं। अगर मान लो पहले केस की बात करें, उसमें आप जो सोल्यूट आप काम में ले रहे हो वो किस नेचर का हो जाएगा, आपके वोलेटाइल नेचर का ले लोगे। और सेकंड जो केस होगा उसमें आप कैसे ले लोगे, नॉन वोलेटाइल नेचर का। तो ये सारे दो केसेस होते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। बट राउल्ट्स लॉ पे जाने से पहले एक चीज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो दो जो सिचुएशंस आ रही है, उन दो सिचुएशंस में राउल्ट्स लॉ सिमिलर रहेगा आपके, वो आपके चेंज नहीं होने वाला। तो वो कैसे वेरीफाई, उसको किससे वेरीफाई करें, या फिर उसका स्टेटमेंट क्या है वो हम मेंशन कर देते हैं, या फिर उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इनकी दूसरी जो स्टेटमेंट है या फिर जो कंडीशन है उसको समझने में हेल्प हो जाएगी। तो एक्चुअल में आपको ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मान लो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद में जो भी आपका प्रॉपर कंपोनेंट आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका पार्शियल प्रेशर, जैसे मैं सोल्यूट के बारे में बात करूं या फिर सोलवेंट के बारे में बात करूं, तो सोल्यूट या सोलवेंट जिसमें से किसी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उसी का पार्शियल प्रेशर उसकी ही मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये किसका स्टेटमेंट था, राउल्ट्स लॉ का। तो पहले मैं शॉर्ट में स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूं, देन हम बात करेंगे दो सिचुएशन में राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट ये आ जाएगा आपके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर in a solution, the partial pressure of one component is directly proportional to its mole fraction।
तो ये राउट लो, इसमें क्या होता है आपके देखो एक कांस्टेंट टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें क्या हो जाएगा इन सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो जो कंपोनेंट आप काम में कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट मतलब क्या हो सकता है सोल्यूट या सोलवेंट। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं बात जैसे मैंने बताया सोल्यूट को मानते थे बी और सोलवेंट को क्या मानते थे ए मानते थे, तो उसी अकॉर्डिंग बात कर लेते। अगर मैं बात करता हूँ पी ए मतलब सोलवेंट की बात चलती, पी ए किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, पी ए हो जाएगा आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ये या फिर एक्स, ठीक है। सेकेंड चीज इसके बाद में एक और स्टेटमेंट मेंशन कर देते, पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कैसे होगा देखो वो देखेंगे। तो पी बी आपका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक्स बी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास में आ गए। अब पी ए जो आपका दे रखा पी ए इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ये आपका हो गया पी ए नोट एक्स ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। तो आपके पास में ये जो दो स्टेटमेंट आए ना, ये आपको आगे राउट लो में बहुत हेल्प करने वाले, क्योंकि ये डेरिवेशन का पोर्शन होंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे एक दो डेरिवेशन छोटी छोटी डेरिवेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे हमारा पूरा राउट लो कवर हो जाएगा। तो ये हमारा राउट लो के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें आपको क्या होता था, आपको एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है राउट लो की जब भी बात आती है, कि जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, जैसे पी ए पी बी की बात करें, तो ये पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसी की मोल फ्रैक्शन की क्या हो जाता है प्रोपोर्शनल होता है। इसी को क्या बोलते हैं राउट्स लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउट्स लो की दो कंडीशंस के बारे में कि क्या क्या कंडीशन इसमें होती है। तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी हो जाएगी, यहां लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी राउट्स लो for the solution having volatile solute। अब कंडीशन समझने की कोशिश कीजिएगा, देखो थोड़ा क्या होता है राउट्स लो फॉर द सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सोल्यूट। अब हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सोल्यूट का नेचर कैसा है वोलेटाइल, मतलब वो आपके इजी वे में वेपराइज्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल जब भी वेपर प्रेशर इंक्लूड होगा तो उसमें सोल्यूट भी अपना एक रोल प्ले करेगा कि हाँ सोल्यूट है, तो वो क्या करेगा वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें सिंपल सी, अगर मैं सिंपल वेपर प्रेशर की बात करूं पी, वो क्या हो जाएगा आपके सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, क्योंकि टोटल सम इन्हीं का होगा कि दोनों का आपको सम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पी आपका सोलवेंट का है, पी भी आपका सोल्यूट का है। अब वो कंडीशन बाद में अप्लाई होती है कि वो वोलेटाइल नेचर का है या फिर नॉन वोलेटाइल नेचर का है। यहाँ पर अगर मान लो सपोज करो सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है तो पीबी आपका इंक्लूड ही नहीं होता, पीबी कितना हो जाता डायरेक्टली जीरो कर देते इसको, तो यहाँ पर पी ए के इक्वल हो जाता है। वो आपकी सेकंड कंडीशन है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में कैसा है सोल्यूट वोलेटाइल नेचर का है, तो हम उसी वे में देखेंगे क्या होता है। तो अगर P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, अब हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू राउट्स लो, राउट लो के अकॉर्डिंग क्या होता था वो देख लेते थोड़ा पहले। अकॉर्डिंग टू राउट्स लो, अभी जैसा समझाया था राउट्स लो में क्या होता है, जब आपका वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल था मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो वही चीज हमको मेंशन करनी है। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपका हो जाएगा पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनल वाला साइन हटा दो, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। अब हमारे पास में ये जो पी ए और पी बी की वैल्यू ये हम कहां पुट करेंगे, पी ए प्लस पीबी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आंसर बनता है इससे, तो वापस आते हैं इस इक्वेशन को यहाँ मेंशन कर दो, यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। ठीक है, अब पी ए प्लस पीबी तो हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इन दोनों की, पी ए पीबी की। पी ए की क्या होगी आपके पी ए नॉट एक्स ए प्लस
पीबी नॉट एक्स बी। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें कवर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, देखो ये सारी चीजें तो हमने मेंशन कर दी कि पी के इक्वल में ये दोनों कंडीशंस हमने मेंशन की है, लेकिन अब क्या करना है, एक्स ए और एक्स बी में से किसी एक टर्म की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में एक आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे निकलने वाला वो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स बी की वैल्यू फिर एक्स ए की वैल्यू पुट कर दूं तो उसमें से मुझे पर्टिकुलर एक टर्म में आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी में किसी एक की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू अगर पुट करना चाहे, क्योंकि होता क्या है मोल फ्रैक्शन के लिए, जब भी हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर देखो उससे एज वी नो दैट, चलो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ अलग से, आपको पता रहेगा। देखो क्या होता है, अगर मान लो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये तो आप जानते हो। ठीक है, एज वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का टोटल सम कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का 1 होता है। तो यहां से एक्स बी की एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स ए बराबर, जैसे भी आप मेंशन करना चाहो एक्स बी की वैल्यू पुट करो, तो जो आपको इजी वे में थोड़ा प्रॉपर सही लगे वैसे आप मेंशन कर सकते हो। तो 1 माइनस एक्स बी हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, आपको अपनी इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स ए की वैल्यू आपको पुट करनी है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे अपने पास एक डेरिवेशन में फॉर्मेट बन जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो जरा, पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, यहां पर हमें पुट करना है, एक्स ए की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स बी, यही हमारे पास वैल्यू थी 1 माइनस एक्स बी आई थी। तो उसके साथ में प्लस हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या हो जाएगा, पी ए 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, एक्स बी से मल्टीप्लाई करो पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, इस टर्म में से इस टर्म में से एक्स बी आपका कॉमन निकल सकता है। पहले तो इसको व्यवस्थित लिख दो, क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म मैंने पीछे कर दी, प्लस वाली टर्म को आगे कर दिया। अब आपको हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी ए तो आपका कॉमन रहने वाला है। ठीक है, आगे उसको सेम ही चलेगा, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं। यहां से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स बी कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, पी। तो ये हमारे पास में राउंड का फर्स्ट कंडीशन, राउंड की जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके लिए डेरिवेटिव फॉर्म आ गई। कौन सी कंडीशन थी, राउंड्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट। उसमें क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी ए नोट प्लस एक्स बी ब्रैकेट पी बी नोट माइनस पी ए नोट। तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई, वोलेटाइल सॉल्यूट के रेफरेंस में आ गई। अगर इसको ग्राफ के टर्म में देखा जाए या ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या होगा, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट सा फॉर्मेट है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो कंडीशन ये वाला स्केल आपका हो जाएगा, तो बड़ा सा बना देते हैं आराम से क्लियर, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरफ का पोर्शन हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। देखो ये आपका जो एक्सिस है इस पे हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर। इधर आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर, इस साइड में हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये वाला स्केल किसका है, वेपर प्रेशर का, और नीचे वाला ये वाला स्केल किसका है, मोल फ्रैक्शन का। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मोल फ्रैक्शन, और इसके लिए प्रॉपर स्केल कैसे या फिर ये ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं बात करूं सिंपल सी, यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, और लास्ट में भी इन्हीं की मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर देखो, जब मैं इनिशियली सॉल्यूशन की बात कर, सबसे पहले मेरे पास में था सोलवेंट
सॉल्वेंट ही अवेलेबल था, सॉल्यूट तो मेरे पास में नहीं, सॉल्यूट मैंने ऊपर से बाद में ऐड किया है। तो इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे, सॉल्वेंट कितना प्रॉपर है मेरे पास में, मोल फ्रैक्शन कितनी प्रॉपर 1, और सॉल्यूट कितना है हमारे पास में 0। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा जब हम बात करें कि दोनों का रेफरेंस, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बात का, बट देखो होता है क्या, एक प्रॉपर अलग अलग इंडिविजुअल केस की स्टडी करें कि जब मैं सिर्फ सॉल्वेंट के केस की बात करूंगा तो एक्स हमारे पास में 1 है, और जब सिर्फ ओनली सॉल्यूट की बात की जाएगी तो सॉल्यूट आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट पोर्शन 1 और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0। अब इनके वेपर प्रेशर की बात करें तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कौन से नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट होगा, तो इसका वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं आपका सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कहीं भी ऊपर आएगी, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए बी के लिए ये पीबी नोट, और यहाँ पर कहीं पर इसकी किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए वैल्यू होगी, तो क्या बन जाएगा आपका पीए नोट। अब एक चीज की एक और सबसे अलग चीज जो आती है कि इस कंडीशन में पीए नोट और पीबी नोट तो क्या कांस्टेंट टर्म हमने काम में ली थी, ऐसा तो नहीं अलग से कोई नया टर्म कहीं से प्रोड्यूस किया था, ये तो दोनों कांस्टेंट ही थे ना जो हमने काम में लिए थे राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब दोनों ही टर्म कांस्टेंट है तो फ्लक्चुएशन में कभी आ ही नहीं सकता, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ की लाइन बनेगी वो हमेशा बनेगी स्ट्रेट। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है इसके बीच में। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट से यहां से आपके सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन यहां से धीरे धीरे डिक्रीज होती है, यहाँ पर 0 होती है, 1 से 0 की तरफ है, और ये 0 से 1 की तरफ, मतलब ये डिक्रीज हो रही है और ये वाली सॉल्यूट वाली इंक्रीज हो रही है। ये लाइन भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका डिक्रीज होता जा रहा है और ये वाला इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली 2 लाइन हो गई। तो ये वाली कौन सी लाइन है, प्रेशर की ओवरऑल प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ये वाली लाइन किसको शो करें, पीए नोट वाली, तो क्या हो जाएगा, जो आपका प्रेशर आ रहा था ना, पीए इज इक्वल टू किस कंडीशन में, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, पीए बराबर पीए नोट एक्स से, और ये पीबी वाली मतलब आपके सॉल्यूट की बात कर रहे थे इस पे, तो ये आपका हो जाएगा पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट एक्स बी। तो ओवरऑल आपका ऐसे ग्राफ बनता है किसके लिए, राउट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये ऐसा ही ग्राफ आपके स्टडी आप करोगे आइडियल और नॉन आइडियल के केस में भी इसी तरह के ग्राफ के बारे में डिस्कशन होगा। बस उसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के रेफरेंस में होता है। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे कांस्टेंट लाइन के ऊपर एक तरह से ऐसे पॉजिटिव स्लोप बना देंगे, मतलब एक ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगा। अगर मान लो नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ स्लोप बन जाएगा, मतलब ऐसे एक तरह नीचे अंडर कर्व बन जाएगा। और सेम सारे पे अंडर कर्व नीचे की तरफ ही बनने वाला है, और पॉजिटिव डेविएशन में सारे क्या जाएंगे, ऊपर 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 एक एक कर्व बन जाएगा। तो वो आपके सारे आइडियल नॉन आइडियल के केस में डिस्कस करेंगे, अभी उसका कोई काम नहीं है। तो ये आपका केस स्टडी हो गया फर्स्ट वाला। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जो है हमारा राउट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सेकंड कैटेगरी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसका डेरिवेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपको देख के अगर आप थोड़ा सा माइंड सेट लगाओ तो आपको इजी वे में इसमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल नेचर तो वो तो आपके वेपराइज हो सकता है, नॉन वोलेटाइल मतलब वेपराइज नहीं होगा। तो सॉल्यूट किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का हो गया। नॉन वोलेटाइल नेचर का होने का मतलब वो आपके प्रेशर में उसका कोई मतलब जो भी आपके वेपर प्रेशर आप इंक्लूड कर रहे थे, पी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, उसमें कहीं पर भी उसका जो आप सम कर रहे हो वो आप काम में नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल बात करें तो उस वोलेटाइल ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देगा वो प्रॉपर आपका हट जाएगा, उसका प्रेशर में कोई रोल प्ले नहीं होगा। तो ओवरऑल राउट लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास इक्वेशन क्या थी स्टार्टिंग में, तो पीए प्लस पीबी, और अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीए। अब देखो राउट्स ने क्या कहा था, पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ये आपका बन जाएगा पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब सेकंड वाले के लिए मैं ये वाली चीज मेंशन नहीं करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि सुन लो, बी आता आपके सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट आपका कैसे नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। और जब भी सॉलिड आपके नॉन वोलेटाइल, फिर कोई भी सब्सटेंस जो आप काम में ले रहे हो वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा, तो उसका प्रेशर में कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। ओवरऑल पीबी आपका क्या हो जाएगा,
टेंस टू 0, फिर इसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट आपका सिर्फ बचेगा P इज इक्वल टू PA। ठीक है, इतनी सी इक्वेशन बचेगी। तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, PA की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, ये इक्वेशन फिर से यहाँ पे लिख दो, P इज इक्वल टू PA। ठीक है, आपको जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो आपके सोलवेंट के वेपर प्रेशर के ही इक्वल होगा, सोल्यूट का उसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का। ठीक है, अब PA की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, PA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PA नॉट XA। ओवरऑल यहाँ पे क्या आ गया, P बराबर PA नॉट XA। अब यहाँ पर फिर से XA की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो का वही सेम रीजन जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में किया था। यहाँ रीजन मेंशन कर दो, एज वी डोंट नो दैट XA प्लस XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। कंपोनेंट पूरे सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस XA की जगह ये वाली XA की वैल्यू 1 माइनस XB आपको पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, P बराबर PA नोट 1 माइनस XB, ये वाली कंडीशन आ गई है। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, P इज इक्वल टू PA नोट माइनस PA नोट XB। अब यहां पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या मिला था हमें लास्ट में, P इज इक्वल टू PA नोट माइनस PA नोट XB। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई है। यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो PA को क्या करो, इस पूरी टर्म को इधर ले लो, P को इधर भेज देंगे, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव में, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, PA नोट XB इज इक्वल टू PA नोट माइनस P। और जब हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो का वही आपका, ये देखो सोलवेंट का वेपर प्रेशर आ गया था यहाँ पर, और माइनस कंप्लीट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया था। वो भी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की रेफरेंस में ही बात की थी। तो सेम आपका ये क्या आ गया, PA नोट माइनस P। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ मेंशन कर दो आप साइड में, वेयर PA नोट माइनस P इज इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, और लास्ट जो चीज इसमें से अपने को डिराइव करनी है, देखो इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, PA नोट। अब यहां से क्या करोगे आप, जो ही आपके पास में XB, अगर आप इस XB की वैल्यू एक बार इसको इक्वेशन पे लिख दो, XB इज इक्वल टू PA नोट माइनस P। यहां से आपको XB या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करनी, तो क्या हो जाएगा, XB इज इक्वल टू PA नोट माइनस P डिवाइड बाई PA नोट। तो ये आपकी इंपोर्टेंट टर्म आ जाती है फिर से, जिसको हम बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी टर्म हमने डिस्कस कर ली। किसके बारे में, राउल्ट्स लॉ। ये क्या कंडीशन थी आपके, आपने जो मोल फ्रैक्शन निकाली थी किसके लिए, सोल्यूट के लिए, वो क्या आ गया आपके पास, PA नोट माइनस P डिवाइड बाय PA नोट। इसको आप बोल दोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर सिर्फ मैं बात करूं PA नोट माइनस P की, तो वो आपका हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एग्जाम में अगर आपके डेफिनेशन पूछी जाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप इसको डिफाइन करोगे, ये आपके डेरिवेशन वाला पोर्शन, इसको डिफाइन करना है। और अगर सिंपल सा पूछा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, तो वहां जाके आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है राउल्ट्स लॉ। अगर आपको ये वीडियो और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग। और अगर आपने कोई पुरानी वीडियोस की, पुराने वाले जो सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया सॉल्यूशन के रिगार्डिंग वीडियोस का, आप उनको जाके देखिए ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है।